आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी का, जिसमें हमने दो तरह के एनालिसिस को डिस्कस किया था, प्रियोर एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस। तो उनके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होंगे, तो उसी पे ही हम आगे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ फंक्शन यूजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, तो मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब भी हम कोई एल्गोरिथम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करना होता है, उसकी रनिंग कैपेसिटी होती है, रनिंग टाइम जो है उसको हमने कैलकुलेट करना होता है, तो वो हमारा ग्रोथ होती है किसी भी एल्गोरिथम की। मींस के जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिथम को रन करते हैं, रन करने के दौरान जितना वो टाइम कंज्यूम करता है, टाइम वहाँ पे हमारा जो है वो यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसको वो जितना कैलकुलेट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, या आप कह लीजिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं, तो वो हमारी होती हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। मींस कि हम किसी भी फंक्शन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, या आप कह सकते हैं हम एनालाइज करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बेसिकली हम एक मैथमेटिकल वे ही होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मैथ्स के फार्मूलाज यूज करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं अपने जो भी एल्गो होता है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को। मींस के जो हमारा एल्गो है वो रनिंग में कितना टाइम ले रहा है, हम तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रियोर एनालिसिस की बात की थी, उसके बाद पोस्टीरियर एनालिसिस की बात की थी। तो जस्ट रीकैप कर लेते हैं। प्रियोर एनालिसिस में हमने ये देखा था कि ये ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं, मींस कि हम अज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा प्रियोर एनालिसिस होता है, जब भी हम प्रोग्राम को या एल्गो को रन करते हैं उससे पहले जो एनालिसिस हम करते हैं उस एनालिसिस को हम प्रियोर एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मींस के अभी तक आपने एल्गोरिथम को रन नहीं किया, जस्ट आप उसकी रन करने से पहले जो एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस को हम प्रियोर एनालिसिस बोलते हैं। और ये जो हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये भी प्रियोर एनालिसिस के ऊपर बेस कर रही होती है। मींस के हमने एल्गो क्रिएट किया, एल्गो क्रिएट करने के बाद बिफोर द एग्जीक्यूशन यू कैन एनालाइज योर एल्गोरिथम यूजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपके ग्रोथ फंक्शन में आते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ asymptotic notations. First one is बिगो नोटेशन। हमारे पास 4 टाइप्स हैं नोटेशंस की। फर्स्ट वन इज बिगो नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा नोटेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन क्या है इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए जो है एक हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सिस एंड वाई एक्सिस का हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ, और इसके बाद इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो है your function fn and that is your notation. ओके, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी है k की। तो है ये हमारी नियरेस्ट वैल्यू, मींस कि हमारे जब जहाँ पे दोनों फंक्शंस जो हैं सेम हो रहे हैं। मींस के इससे पहले क्या था कि कुछ फंक्शन जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी अपर हो रही है, कुछ की लोअर हो रही है, बट ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की जो कम्प्लेक्सिटी है, दोनों की जो टाइम है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए हम इसको के का से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारा बिगो नोटेशन है इसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं।
there are three types of cases. First one is worst case, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। तो बिग ओ नोटेशन जो है ये हमारा वर्स्ट केस होता है, मींस कि आप इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशंस करते हैं, हर एक लाइन के ऊपर जाके आप उसकी चेकिंग करते हैं, अज्यूम करते हैं, और इस तरह जो है हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ओमेगा जी ऑफ एन। और अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू, भी हमने नोटेशंस को कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो एफ ऑफ एन है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बिग ओ नोटेशंस के, ठीक है, मींस के सी डॉट जी ऑफ एन के। और ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा सी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, जो भी हम कांस्टेंट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सारी जो हमारा इसमें एजम्पशंस की बेस के ऊपर ही हमने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज का आइडिया नहीं है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि जो भी कांस्टेंट हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, राइट। उसके बाद एन जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है, के जो है वो हमने हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही कंसीडर करना है। तो इसको हम देखते हैं मैथमेटिकली। लेट्स सपोज हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो हमने एज्यूम किया है। लेट्स सपोज कि हम जो है एक एल्गो है, उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी आ सकती है, मींस कि उसको एग्जीक्यूट करने के दौरान जो टाइम है वो हम इतना ले सकते हैं या इतना उसके एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए हम इसको इक्वल करेंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ ओमेगा जी ऑफ। अब यहाँ पे जो हमने कहा था कि जो एन की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा अपर बाउंड है, ठीक है, तो हमने एटमोस्ट वैल्यू लेनी है जो कि हमारी क्लोजेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको हम किस तरह कंज्यूम करें, कंसीडर करेंगे, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो एफ ऑफ एन है वो क्या है, वो ये वैल्यू है। तो हम 2n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ n की जो वैल्यू है वो हमने नियरेस्ट लेनी है, तो वो हम जो है ले सकते हैं n स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन यूज किया है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोर्शन है, सेकंड जो है वो लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक जो है वो डेफिनेटली जो है अपर बाउंड है एज कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे जो बिग ओ की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर ले रही। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि c की जो वैल्यू है, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, तो इसको मैं अगर ग्राफ के थ्रू भी आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास दो नोटेशंस हैं, एक है n और एक है n स्क्वायर। क्योंकि हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो हमने कंसीडर करना है अपर बाउंड को, तो इसलिए हम यहाँ पे n स्क्वायर यूज कर रहे हैं। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2n स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू c की वैल्यू 3, और जो n स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे n स्क्वायर ही पुट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यू है हम अगर इसको इस साइड पे लेके आते हैं n लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो ये है वो हमेशा ऑलवेज जो है उसने ग्रेटर रहना है f ऑफ n से, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, मींस कि हमारा जो n है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमने जो पहली जो कंडीशन पे बात की थी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी रिकैप करेंगे। मुश्किल जो है जस्ट बिग ओ ही है। अगर इस पे अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमने n की जो वैल्यू है वो हम सपोज कर लेते हैं 2, n इज इक्वल टू 2। तो वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किए हैं, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सपोज
ये हमारे पास जो स्केयर प्लस n लेस देन इक्वल टू 3n स्केयर, तो 2 इंटू लेट्स सपोज 2 हम पुट कर रहे हैं, 2 स्केयर प्लस n लेस देन इक्वल टू 3 2 स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 10 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हमारी ऑलवेज जो कंडीशन है वो ट्रू आ रही है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जो है हम बेसिकली जो चेक कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए, जो हमने स्टार्ट में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ जो नोटेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।